इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल में हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम का बेस कुछ क्वेश्चंस करे थे और हमने असाइनमेंट आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। तो पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन को उन्होंने ये दिया था कि 3 point charges are placed at the corners of an equilateral triangle A, B, C. ट्राइंगल की साइड है L और तीनों ही आइडेंटिकल है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। क्वेश्चन ने बोला कि किसी भी एक चार्ज को उठा करके बाकी 2 चार्ज के एग्जैक्टली बीचों बीच रख दो, यानी कि बीच में रख दो। बीच में कहां पे? ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि इसको उठा के यहां रख दो, यानी दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस, या इसको उठा के यहां रख दो या इसको उठा के यहां। किसी भी एक चार्ज को आप शिफ्ट कर दीजिए बिटवीन द 2 चार्जेस, ठीक है। तो इनिशियली ऐसा था, फाइनली क्या हुआ? ये जो चार्ज यहां था ये यहां पर आ गया। सपोज को हमने ए को शिफ्ट कर दिया बिटवीन बी एंड सी, तो ये हो गया फाइनली इस तरफ। इनिशियली ऐसा था, तो इसकी जो यहां से यहां तक शिफ्टिंग हुई है, इसमें वर्क डन निकालना है। वर्क का फॉर्मूला बच्चों आपको बता चुके हैं कि वर्क का जनरल फॉर्मूला आप याद रखें, Q डेल्टा V। डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक। तो फाइनली यहां पर आ गया, इनिशियल यहां पर था। तो पहले बात करें V इनिशियल कितना था, यानी कि इस पॉइंट पे किसका किसका पोटेंशियल, तो यहां पोटेंशियल C का और B का। तो C का पोटेंशियल कितना है? बोल दो KQ बाय R होता है फॉर्मूला। किसी पॉइंट चार्ज का R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कौन होता है? KQ बाय R। तो R जब है L, तो KQ बाय L। ये तो क्या? C का। इतना ही किसका? B का। कितना? KQ बाय L। सो द रिजल्ट इज 2 KQ बाय L। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल। अब क्या हुआ, जब यहां पर तुम ले आए तो C से ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? L बाय 2। B से कितना डिस्टेंस हो गया? L बाय 2। तो अब फाइनल पोटेंशियल क्या लिखोगे? फाइनल पोटेंशियल लिखोगे KQ बाय L बाय 2, 2 पर चला गया। उसी तरह से B का कितना हो जाएगा? KQ L बाय 2, यानी फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया? 2 और 2 4 KQ बाय L। नाउ व्हाट? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वर्क डन बराबर क्या लिखा? Q फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना? 4 KQ by L माइनस इनिशियल कितना है? 2 KQ by L। 4 minus 2 is 2। तो वर्क डन का आंसर आ गया बच्चों 2 KQ मल्टीप्लाई हो गया KQ स्क्वायर बाय L। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक। ये था असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। वेरी सिंपल।
असाइनमेंट क्वेश्चन 2 जो था, देखो असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 था कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसमें चार्ज को ऐसे मूव कराएंगे, ये इसका पाथ P P R S, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0,0 यानी कि S का ओरिजिन पर, P के कोऑर्डिनेट्स थे a, B, इसके थे 2a, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, -b। इस चार्ज स्मॉल q को इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में PTRS पाथ से ले जाने में किया गया वर्क हमें बताना है। तो तुम्हें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मालूम है कि वर्क डन, क्योंकि पिछले क्लास में आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई थी अबाउट कंजर्वेटिव फील्ड, तो हमको मालूम है कि वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो जब पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता तो तुम इसको ऐसे पी टी आर एस से घुमा के लाओ या डायरेक्ट पी से एस ले आकर, तो पी से एस ले जाओगे तो भी वर्क वही है जो पी टी आर एस से लेकर के आए। तो ऐसा करते हैं, पी से एस डायरेक्ट ले जाते हैं। ठीक, डायरेक्ट ले जाने में बच्चों क्या है, आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स में चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप Q डेल्टा V और कांस्टेंट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज की पोजीशन, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रखा हो जिसका पोटेंशियल पहले था बाद में इतना हो गया। तो जो लोग इसमें Q डेल्टा V कांस्टेंट लगाने की कोशिश कर रहे होंगे उनका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो बस तुम क्या देखोगे, P से S को देखोगे, P से S को देखना है बस, P से S ले, इस तरह चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज के बारे में जैसा तुमको बच्चों बता चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किधर लगता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Q into E, और किधर लग रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो बोलेंगे कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक ही बात होती है। कोऑर्डिनेट्स की बात कर लो बच्चों थोड़ी सी, तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए थे, a, b, फिर यहां पे p पे क्या दिया गया था, 2a, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है कितना है, ये a है, दिख रहा है ना, a, b, और यहां से कितना है, 2 है। अब आप इसको डायरेक्ट इधर ले जा रहे हो, इधर ले जा रहे हो, ऐसे ले जा रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ और फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, और वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों Fs cos थीटा। क्या होता है, Fs cos थीटा। याद रखो ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं व्हेन F जो है फोर्स क्या बच्चों, कांस्टेंट। तो सर यहाँ फोर्स कांस्टेंट कैसे पता चला, देखो फोर्स है क्या, Q into E, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म, तो फोर्स कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब देखो जब इसे तुम इस तरह से लेके नीचे आ रहे हो ऐसे,
इस एंगल को थीटा नॉर्म छोड़ देते हैं। ठीक, ये एंगल थीटा हो गया, ये पॉइंट बी था, ए कॉमा बी। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, और ये जो वर्क होता है, वर्क में जो एफ इज कॉस थीटा होता है, थीटा इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि अगर ये थीटा है तो एस और एफ के बीच में ये एंगल कहलाएगा फोर्स, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हो गया एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू ई। इस एंगल को आप कह दीजिए लैम्डा, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस लैम्डा। तो एंगल तो वो जो क्या होता है, चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, इसका थोड़ा वेक्टर के बारे में बताना पड़ेगा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है, बिटवीन देयर टेल टू टेल। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो इनकी टेल से टेल के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर दोनों ऐसे जोड़ दिए जाए, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, तो किसको बोलोगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, थीटा 1 को या थीटा 2 को? तो कह रहे थीटा 2 को, बिकॉज़ एंगल बिटवीन टेल टू टेल इज टेकन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, इस बात को अब याद रखेंगे। तो यहां पे जो हमारा एंगल है, जो एंगल है वो लैम्डा नहीं है, वो है 180 माइनस लैम्डा। किसको हम थीटा ट्रीट करेंगे, 180 माइनस लैम्डा को हम थीटा ट्रीट करेंगे। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला है तो पता है, तो W बराबर क्या हो गया, एफ एस कॉस 180 माइनस लैम्डा। ठीक, दिस इज थीटा, दिस इज फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल इज टेकन एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसको अगर हम लैम्डा ले लिया तो थीटा किसको लेंगे, यहां से यहां तक, बिकॉज़ इस फोर्स का टेल डिस्प्लेसमेंट की टेल यहां मिल रही है, तो दिस इज द थीटा 180 माइनस लैम्डा। ये पर्पस था इस डायग्राम को बनाने का, ताकि आपको बता सकें कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है, इट इज टेकन बिटवीन देयर टेल टू टेल। ठीक, तो अब इसको क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस लैम्डा, और कैसा जाएगा माइनस में, क्योंकि बच्चों याद रखो कॉस 180 माइनस लैम्डा होता है माइनस कॉस लैम्डा। ठीक ना, आंसर आ गया। कैसे, देखो ये अगर लैम्डा है तो ये एंगल भी कितना है लैम्डा। ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहां से cos के अंदर क्या बनेगा, cos के अंदर बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos के अंदर cos के अंदर a by s, तो w is equal to minus fs into a by s, s और s कैंसिल, क्या बच गया minus f into a। what is f, f is q into e, फोर्स क्या था q into e। तो वर्क का आंसर आ गया बच्चों माइनस क्यू ई इंटू e। या तो वर्क का आंसर। इसमें बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में कम समझाई तुमको, थोड़ा सा मैकेनिक्स ज्यादा समझानी पड़ी। इसे तुम्हें लगेगा कि सर ये क्या था कैसे था, एक बार फिर से बता दीजिए, इसको तुम लिख लो फिर बता देते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत छोटी छोटी बातें इन्वॉल्व हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे निकाला जाए, फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव फील्ड वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करती, तो पीटी या आरएस करो या पी से एस डायरेक्ट जो गॉर्डन क्या आएगा सी। इतना करो, लिख लो पहले, फिर और डिस्कस कर लेते हैं।
नमस्ते। ठीक है, एक बार और इसको देख लो क्या है। पहली बात तो ये कि जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है, जैसे ये वेक्टर है ए और बी, इसे कहते हैं थीटा। जब रिजल्टेंट आप लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें थीटा ये एंगल होता है टेल टू टेल। अब अगर कोई वेक्टर ये है और कोई वेक्टर ये लिखा हुआ थीटा 1 ये लिखा हुआ थीटा 2, इसमें थीटा कौन बनेगा, कौन थीटा है, तो थीटा कह देंगे ये है। कैसे, ये ए है ये बी है, तो ए की टेल है, ए की टिप है और बी की टेल है। टिप टू टेल को एंगल नहीं कहते बच्चों। इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करो, जब आगे एक्सटेंड हो जाएगा इमेजिन करो तो क्या दिखेगा, ए की टेल बी की टेल मिल गई तो थीटा 1 इज टेकन एज द थीटा। इसी तरह से ये एक वेक्टर f और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s, अगर ये एंगल लैम्डा बच्चों यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया 180, तो s डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की टेल, फोर्स की टेल, टेल से टेल जो जुड़ रहा है एंगल दिस इज टेकन एज थीटा। तो इस थीटा को क्या लोगे, यहां से यहां तक 180 है, ये लैम्डा कितना बचा 180 माइनस लैम्डा, इसको हम लेंगे थीटा। जो वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों एफ एस कॉस थीटा, उसमें थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो फोर्स है Q इंटू E और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसके बीच का एंगल कौन है, उसके बीच का एंगल लैम्डा नहीं है, 180 माइनस लैम्डा है। इसलिए हमने एफ एस कॉस 180 माइनस लैम्डा यहाँ पे लिखा। और बच्चों cos 180 माइनस लैम्डा को याद रखो, लिख सकते हैं, लिखते हैं माइनस cos लैम्डा हमेशा। तो इस वजह से हमने जो रिजल्ट लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें हमें मालूम है आप इन सब चीजों में तो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये बेसिक है 11th है। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया एफ एस cos लैम्डा और माइनस साइन याद रखना। F क्या है, एफ क्यू ही है इंटू एस इंटू cos लैम्डा। अब बारी आई cos लैम्डा की, तो पूरा डायग्राम फिर से देख लो। ये फोर्स लग रहा था क्यू, आप इधर जा रहे थे यहां तक आप आए एस तक, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है a कॉमा b। a कॉमा b का मतलब हुआ कि ये जो x एक्सिस का डिस्टेंस है वो a है और जो y क्या है वो b है। पर हमें किसमें इंटरेस्ट है, हमें निकालना था लैम्डा। तो हमें मालूम है ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा है। तो इस ट्रायंगल से हमने बोला बच्चों क्या बोला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos लैम्डा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा था हमने लिखा W इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू एस इंटू कॉस लैम्डा। कॉस लैम्डा के रूप में a बाय s, तो s और s कैंसिल हो गए, इस वजह से वर्क बन गया माइनस क्यू ई इंटू a। नाउ आई थिंक आई होप कैन क्लियर विद इट। और बेसिक क्या था, बेसिक के एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज टेकन बिटवीन देयर टेल टू a, ये था इसमें। तो द आंसर इज माइनस क्यू ई a। ठीक,
बच्चों इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल को और आगे कैरी करते हैं उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। इफ in a region potential is constant or uniform, the electric field intensity in the region, उस रीजन में, in the region must be zero, must be carry, must be zero. True, false. If in a region potential is constant or uniform, the electric intensity in the region must be zero. True, false बताना है। तो इसमें को बच्चे थोड़ा सा ऑलवेज से कुछ समझ में नहीं आया कैसे क्या क्या डिसाइड करें। तो बच्चों ये बेस्ड है इस बात पर E is equal to minus dV by dr, याद है? इंटेंसिटी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब देखिए अगर V कहीं पे कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो, है ना, if V is constant uniform, दैट से बात है, सो डेल्टा V कितना होगा, जीरो, या dV कितना होगा, जीरो। dV या डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो अगर कुछ कांस्टेंट में चेंज कितना होगा, जीरो। तो जब चेंज जीरो होगा तो इंटेंसिटी कितनी जाएगी, जीरो। क्या आंसर सही है? यस। ट्रू है कि फॉल्स है? इज ट्रू, मस्ट बी जीरो। तो मस्ट बी कहने से लगाने से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कांसेप्ट सही है, रिलेशन आपको पता है, तो जस्ट टिक कर सकते हैं यस इट इज ट्रू। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग बात करेंगे, वर्डन को हमने देख ही लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने यूज किया इस तरह से अलग तरीकों से। अब बारी आ रही है कि इंटेंसिटी, अगर हम एक्सिस ऑफ द रिंग पर देखें, एक चार्ज रिंग की एक्सिस पर इंटेंसिटी पोटेंशियल देखें, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं रिलेटेड टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया था, ट्रू फॉल्स लिख लो उसको, रीजन लिख लो। इसके बाद बच्चों आपका डाइपोल लगाओ, चार्ज। तो ये हमारी चार्ज रिंग, intensity and potential on the axis of a charged ring. सपोज कोई इस पे प्लस चार्ज ले लो,
या माइनस चार्ज, जो चाहे चार्ज दे दो, पूरा उस पे चार्ज फैला हुआ है। ये सेंटर हो गया, ये इसकी एक्सिस है, और हमें यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बतानी है एंड पोटेंशियल बताना है। तो बच्चों तुम्हें मालूम है कि E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है, E इज इक्वल टू, ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है k बाय r स्क्वायर, r क्या डिस्टेंस, लेकिन कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो ये कोई पॉइंट चार्ज कहेंगे तो चार्ज पूरा फैला हुआ है, चार्ज q क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म। तो कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि अगर ये dq पूरा चार्ज q है, ऐसे पूरा फैला हुआ है इस रिंग पे, तो छोटे छोटे बहुत सारे चार्जेस से मिल करके q बन रहा होगा। तो कोई भी एक छोटा सा चार्ज आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए dq, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज dq। तो इस dq की इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, इस dq की इंटेंसिटी होगी de, q की इंटेंसिटी e, तो dq इंटेंसिटी de। और हर चार्ज जो भी पॉजिटिव से लाइंस कैसे बनती हैं, आउटवर्ड, नेगेटिव में कैसे बनती हैं, इनवर्ड। तो इसकी वजह से जो यहाँ लाइन बनी वो क्या बन गई, डी, ये कैसे बनेगी, आउटवर्ड बनेगी। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस रिलेट करना है आपको कि Q की वजह से E, तो D की वजह से DE, क्या लिखोगे इसको लिखेंगे K D Q by R स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक, तो अगर ये DE इधर, तो DQ करके बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस हैं, उन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बनेगी, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड लाइंस बनेंगी तो क्या होगा कि इनके कॉस कंपोनेंट जा रहे हैं इस तरह से अवे फ्रॉम द रिंग, और साइन बीटा जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसको अगर आप इमेजिन करो इस तरह से, लाइक दिस हॉरिजॉन्टल रिंग को ऐसे, ये अपने आप कैसे ऑन हो जा रहा है बताओ बात।
तो इस रिंग को जो ऐसे रखी हुई है, इसको अगर ऐसे देखा जाए हॉरिजॉन्टल, तो इमेजिन करना है बच्चों कि ये रही इसकी एक्सिस, यहां से डी जा रही, यहां से डी जा रही, यहां से डी जा रही, वहां से डी जा रही, इन सब के इधर कंपोनेंट क्या जा रहे हैं, डी cos थीटा, डी डी, और इधर 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 क्या जा रहे हैं, सब जा रहे हैं डी sin थीटा। तो कुछ इस तरह से बन गया, एक रिंग टाइप में, एक ऊपर की तरफ ये रिंग है, और इस रिंग में यहाँ dq dq कैसे जो इंटेंसिटी जा रही है, डी डी, 3D थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, तो डी 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 सब जा रही है, तो ये जो ऊपर की तरफ निकल रहे सारे कंपोनेंट डी cos थीटा है, और इस चारों तरफ ऐसे फूल की तरह खिल गए कौन है, सारे डी sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से डी sin थीटा, सारे डी sin थीटा क्या हो गए, कैंसिल, और नेट फील्ड किधर जा रही है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी cos थीटा, ठीक। तो जब ये सारे डी cos थीटा हमारी नेट फील्ड बना रहे हैं और सारे डी sin थीटा कैंसिल हो गए, तो नेट फील्ड क्या मिलेगी, नेट फील्ड मिलेगी बाय टेकिंग द सम ऑफ ऑल द cos कंपोनेंट्स, तो नेट फील्ड हो जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा दिखाई पड़ेगा कि रिंग के एक्सिस पे बच्चों यहां पर इंटेंसिटी इधर जा रही है, ये होगी नेट इंटेंसिटी, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इंटेंसिटी कैसी होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव होती है तो टुवर्ड द सेंटर ऐसे होती, बाकी जो साइन कंपोनेंट है सारे क्या हो गए, कैंसिल, ठीक। नाउ कैलकुलेट दिस फील्ड, तो क्या लिखोगे, d की जगह लिखोगे k d q by r square into cos थीटा, ठीक। अब याद रखो बच्चों, हर dq जो है वो सेम थीटा बना, थीटा कांस्टेंट है, सबका यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r भी कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है ही, तो कुल मिला के सब बाहर आ गए, तो बन गया बाहर k cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, बाहर आ गया, अंदर बचा कौन, dq। नाउ व्हाट इज dq, सारे dq को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, q, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k cos थीटा by r square into कैपिटल Q, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, q। तो नेट इंटेंसिटी जो आ रही है k q cos थीटा by r square, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ डाटा चेंज करना होता है इन टर्म्स ऑफ दैट, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो याद रखो ये है हमारा रिंग का रेडियस कैपिटल R, और रिंग के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस दिया गया है x, तो स्मॉल r को क्या आप कैपिटल R x फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्या है पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर लगा सकते हो, ये पावर 1/2 लिख सकते हो, स्मॉल r आ गया। cos में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एज स्मॉल r ये है एंड cos थीटा क्या है, x by r, x by r, तो व्हाट इज स्मॉल r या cos थीटा जो है रिप्लेस करो यहां पर, तो रिजल्ट क्या बन गया, E is equal to kq by r square, cos थीटा क्या लिखोगे, x by r, तो kq x upon r क्यूब आ जाएगा, kq x upon r क्यूब, और r क्या है, ये इसको रिप्लेस करोगे तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा, तो पहले इतना नोट कर लो, डायग्राम बना के फिर फाइनल रिजल्ट को लिख लेते हैं।
ई का जो रिजल्ट आ रहा है, ई आ रहा है k q by r स्क्वायर इनटू cos लोगरिथम में x by r, तो बन गया k q x अपॉन r q, क्योंकि r क्या था, आर हमें पता है क्या है, स्मॉल आर हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2, इसको रिप्लेस करो तो E इज इक्वल टू आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, जिसको हम this is the intensity on the axis of a charged ring। कंपोनेंट से कांस्टेंट बच्चों अगर आपको पता है तो ये रिजल्ट बहुत सिंपल है। फिर से देख लो एक बार, ये रही रिंग, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड दे,
यहाँ x डिस्टेंस पे हमें इंटेंसिटी बतानी थी। ये पूरा चार्ज ऐसे फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर है, तो इसका एक छोटा टुकड़ा dq होगा, तो उसकी इंटेंसिटी यहाँ कैसे होगी, आउटवर्ड होगी और इंटेंसिटी होगी de। ऐसे इसकी भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी de। ऐसे इधर से उधर जा रही होगी, उधर से इधर, तो चारों तरफ से ऐसे इंटेंसिटी आ रही होंगी यहाँ पर, और यहाँ पे थीटा ले तो इनके कंपोनेंट्स d। तो इधर पाएंगे कि सारे डी कॉस थीटा कंपोनेंट, बहुत सारे डी कॉस कंपोनेंट, और ऐसे इस तरह से बनेंगे सारे डी साइन थीटा कंपोनेंट। तो सारे डी साइन थीटा कंपोनेंट दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इंटेंसिटी आएगी टुवर्ड्स डी कॉस थीटा कंपोनेंट। तो इन सबको जोड़ने से हमें मिल रही है नेट इंटेंसिटी। तो सबको जोड़ना है लगातार, बहुत सारे कॉस कंपोनेंट्स को जोड़ना है, तो इसके यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो लिखा हमने अभी नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, और डी cos थीटा तो डी लिखोगे तो k dq by r स्क्वायर इनटू cos थीटा। k r स्क्वायर cos थीटा सब कांस्टेंट बाहर आ गए, अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dq, और dq का इंटीग्रेशन हो जाता है q, और जब इसको हमने रिप्लेस किया तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया, E is equal to kq cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस ट्रायंगल से देख सकते हैं दिस इज थीटा, ये r था, तो थीटा हो गया cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जैसे हमने cos थीटा लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बन गया x बाय r, r स्क्वायर r, r क्यूब हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से r क्या दिया बच्चों, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट मतलब पावर 1/2, इसको यहाँ रिप्लेस करोगे तो इट विल बिकम 3/2। ये इसकी शॉर्ट समरी थी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसका पूरा डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट कि E इज इक्वल टू dq की वजह से जो इंटेंसिटी dE है उसका रिजल्ट ये बन गया। ठीक, अब इस रिजल्ट से E इज इक्वल टू kq x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 से हमें कुछ और बातें करनी है। ठीक है, तो इसको होपफुली आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो नोट कर लो फटाफट। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आफ्टर पावर बैकअप में प्रॉब्लम चल रही है बच्चों, बार बार पावर ऑफ होती है तो नेट ऑफ हो जाता है, नेट ऑफ होते ही वो फ्रंट कैमरा आ जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। बारिश वगैरह हुई ना, यहाँ पे बारिश हुई, थोड़ा पहले आंधी चली। अब इस रिजल्ट को यूज करने जाना है दूसरे रिजल्ट्स को निकालने के लिए। ठीक, तो अब आपको क्या याद रखना है जिससे आपका काम चलता रहेगा, कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हैं। दो बातें याद रखनी मेनली। पहली बात, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, रिंग के ऊपर चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, E का रिजल्ट यही रहता है एक्सिस पर। तो बस आपको दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन है, बोलते डायग्राम तो बनाओगे नहीं तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, बोर्ड एग्जाम की बात अलग है, वहां पर डायग्राम बनाओगे, डेरिवेशन भी करोगे। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करो तो कहता है पॉजिटिव चार्ज, तो बस याद रखना यहाँ पे इंटेंसिटी ऐसे, ये जो इंटेंसिटी है इस तरह से आउटपुट क्या फॉर्मूला kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको बस इतना याद रखना है, यहां से
x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऐसी है और इधर है और ये इसका रेडियस है r। अगर ये रिंग सेम रिंग नेगेटिवली चार्ज होती और फिर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी पूछते तो यही इंटेंसिटी इनवर्ड बना देते, इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। और फॉर्मूला वही रहता है kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3। ठीक, अब आपको ये दो बातें दिमाग में रखनी है एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न। ठीक है, पॉजिटिव अवे फ्रॉम सेंटर वैल्यू ये है, नेगेटिव टुवर्ड्स सेंटर वैल्यू वही है। ठीक, रिप्रेजेंटेशन अगर आपको पता ही है कि अगर हम इधर देखेंगे तो माइनस आई कैप है, अगर हम इधर देखेंगे मतलब इसके इधर चले जाओ तो प्लस आई कैप है, यहाँ देखोगे तो प्लस आई कैप है, यहाँ देखोगे क्योंकि एक्सिस तो यहाँ से यहाँ तक होता है ना, तो इधर भी हो सकती है, इधर भी एक्सिस रख सकते हैं, तो रिजल्ट सेम रहता है। पॉजिटिव हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव है टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, अब इस फॉर्मूले को देखें क्या करना है। पहला पॉइंट, इफ पहला पॉइंट x जो है पहले कर सकते हैं सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर पे चले जाओ। तो बच्चों सेंटर पे चले जाओगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, सेंटर पे x की वैल्यू हो गई 0, है ना। सेंटर पे चले यहाँ सेंटर पे क्या हो गई इसकी वैल्यू 0। तो जैसे यहाँ 0 पुट करोगे e एट द सेंटर आ गया 0। इसको याद रखेंगे कि एक्सिस से चलते चलते अगर सेंटर पहुंच जाओगे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। एक बात, दूसरी बात x much much greater than r, much much greater than r है, इनफाइनाइट नहीं है, much much greater than r है। तो जब x r के सामने बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो यहाँ पर, तो रिजल्ट बन जाएगा e is equal to kq x अपॉन, ये नेगलेक्ट हो गया, पावर अंदर आई, 2 और 2 कैंसिल हो, क्या बचेगा x क्यूब, जिसको लिख सकते हैं kq by x स्क्वायर। ठीक, अब यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि अगर तुम इस रिंग के सेंटर से, इस रिंग के सेंटर से बहुत दूर चले जाते हो, x मच ग्रेटर देन r, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि तुमसे कोई कह देता, तो तुमसे क्या देता कि एक पॉइंट चार्ज q, उससे x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी बताओ क्या होगी, तुम कहते सर kq by x स्क्वायर होगी, ये तो कहते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज q है उससे x डिस्टेंस में इंटेंसिटी बताओ, तुम कहते हैं kq by x स्क्वायर। वही रिजल्ट यहां आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रिंग से बहुत, रिंग के सेंटर से बहुत दूर चले जाते हैं, नॉट इनफाइनाइट बट x इज मच मच ग्रेटर देन r, तब वो रिंग कैसे बिहेव करती है एज अ पॉइंट चार्ज, यानी कि so for x much much greater than r, ring behaves as a point charge। तब हम रिंग को कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक, इतना नोट तो दो कंडीशंस। तीसरी कंडीशन,
अब अगर हम चलते जा रहे हैं, दूर चलते 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 इतना दूर चलेंगे कि x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझो, ये रिंग थी, रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी क्या थी, जीरो। फिर इधर हम गए 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 काफी दूर गए, ठीक, तो ऐसे पॉइंट चार्ज देख लेंगे, लेकिन उसके बाद हम और दूर 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 चलते चलेंगे, तो फाइनली x जहां पे इनफाइनाइट को टेंड कर रहा था वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, जीरो। तो क्या कहानी हुई, जीरो से फिर जीरो तक पहुंच गई, यानी इंटेंसिटी हमें यहाँ अजीब सी लग रही है कि जब हम सेंटर पे थे तो इंटेंसिटी जीरो थी, और जब हम सेंटर से दूर चलेंगे इंटेंसिटी बड़ी होगी, बढ़ते 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 फिर जीरो होगी, यानी कि इसका मतलब क्या हो, बढ़ते बढ़ते जीरो कहाँ होती है, बढ़ते बढ़ते तो बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये समझो बच्चों कि इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते कहीं पे जाके मैक्सिमम हुई होगी, उसके बाद फिर घटने लगी होगी, फिर जाके क्या होगी, जीरो। तो चौथा पॉइंट ये आता है कि हमें वो पॉइंट बताओ, वो जगह ढूंढो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, यानी कि वैल्यू ऑफ x for which E is maximum, ठीक। और जैसा कि क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब कोई चीज किसी के हिसाब से बदल रही है, ठीक है, तो यहाँ E के हिसाब से बदल रही, x के हिसाब से चेंज हो रही, इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू x, E is varying with respect to x, and when E is maximum, मैक्सिमम पहुंच जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, यानी कि dE by dx क्या हो जाएगा, जीरो। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, when E is maximum it will no more change with respect to x, or you can say dE by dx क्या हो जाएगा, जीरो। तो करना क्या बच्चों, करना ये कि इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे, उससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो इसको कैसे लिख सकते हो, E is equal to kq x into, ये ऊपर आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, ऐसे लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें और इक्वल टू जीरो कर दें, सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा आपका, कैलकुलेट d by dx equal to 0, e कैलकुलेट kq x into r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, इसको करना है जीरो। यहां से kq को बाहर निकाल लो, धक्का दे तो जीरो हो जाएगा, रिजल्ट क्या बनेगा, d by dx x into r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कुछ रूल्स यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन के जो वी होप कि आपको पता होंगे, नहीं पता है तो बस याद रखो, u और v दो वेरिएबल्स को हम लिखते थे 1 by 1, x को बाहर और इसको अंदर, प्लस इसको बाहर इसको अंदर। अब ये तो अगर नहीं पता है तो थोड़ा देख लो बस, ठीक है, क्योंकि फिर आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, पूरा डिफरेंशिएशन तुम्हें दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, जो कि 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो वैसे इसका डेरिवेशन, ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बता रहे हैं तो बता के खत्म कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए बताते जाना। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन ना समझ में आए तो कोई टेंशन मत लेना, ये डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत इजीली हो सकता है, जिनको डिफरेंशिएशन पता है तो इसलिए बता देंगे। तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 1 इनटू, अब केवल x स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2x, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 और इसका डिफरेंशिएशन रहेगा 1 इक्वल टू 0। अब यहां देखो कि 2 और 2 कैंसिल हो गए, इतनी चीज को हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, तो लिखा होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, अंदर क्या बचा, माइनस 3x
इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाए माइनस 3x और ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू, क्योंकि इतनी पावर भी एक पावर बच गई कौन सी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बच गया प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसे क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 और इसको लिखोगे 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया माइनस साइन और नीचे लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है कि आइदर ये चीज 0 है या ये चीज 0, तो जाहिर सी बात है ये तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है 0। अब ये एक्सप्रेशन 0 का मतलब क्या हुआ, ये पूरी चीज जो लिखी हुई है वो 1 के बराबर है, मतलब ये चीज और ये चीज इक्वल टू क्या है 1। देखो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो r भी 0 नहीं, x भी 0 नहीं, कोई 0, तो ये तो 0 है नहीं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन 0, तो बचा ये। ठीक है, इसको इक्वेट कर दो, क्या लिखोगे, यहां लिख देते हैं, फाइनल रिजल्ट यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 1, यानी ये दोनों चीजें इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इधर ले आओ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा r स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा r बाय रूट 2 और प्लस माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ पॉसिबल है, यानी एक्सिस के इधर प्लस एक्सिस के इधर माइनस, तो दिस इज द पोजीशन वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ये था चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम। ठीक, यहां पे आगे हमको समझ में आया कि ये चीज और ये चीज दोनों चीज मल्टीप्लाई होकर 0 हो रही है, तो ये चीज 0 नहीं है तो कौन बचा, ये यही 0 है, ये 0 का मतलब क्या हुआ, ये पूरा रिजल्ट इसके बराबर है, तो 3x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर स्क्वायर को इक्वल कर दो 1, सॉल्व करो किया है। अच्छा, जिनको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, जिनको समझ में नहीं आया डिफरेंशिएशन, तो वो इसको ना लिखें, वो खाली ये पॉइंट लिख लें कि वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच इज मैक्सिमम, तो आप इसको याद कर लें कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2। आप सिर्फ इसको लिख सकते हैं, यू कैन स्किप होल, तो हाँ इतना चलो लिखो, इतना कि ये हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया और लगाने के बाद जो सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया। आप शॉर्टकट ये अपना लीजिए, यहाँ से हमें ये मिल गया, इतना एक पूरा स्टेप आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू राइट इट, इफ यू वांट टू राइट लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो तो ये आएगा प्लस माइनस r बाय रूट 2। तो पॉइंट भी याद रखना कि प्लस माइनस r बाय रूट 2 पे इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम। ठीक, नोट कर लो इसको। अब इससे जुड़े रिजल्ट्स क्या है, मतलब ये जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे बच्चों अगले वाले क्लास में एंड ट्यूसडे को। और पोटेंशियल पहले पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बाद फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे रिंग के ऊपर, रिंग के एक्सेस वाले, इसको लिख करके हम लॉग आउट कर सकते हैं।